नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी जो साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस का, ये आयोजित किया गया जनवरी में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, अभी किस एग्जाम में ये पूछ लिया गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में ही पूछा गया था कि किस मंथ में इसका आयोजन हुआ। तो थोड़ा ये हो सके तो जो भी इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, ये भी ध्यान रखा करिए कि किस मंथ में, है ना, हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा एब्सर्ड लॉजिक लगा करके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। उसी क्रम में ये भी था। खैर, तो इसमें जो जीतने वाली जोड़ी है ये है आपका ये बाराबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, ठीक, ऑप्शन ए। और इन्होंने हराया किसको है? तो ओपोनेंट जो इनकी जोड़ी थी ये है, ठीक है, बी ऑप्शन है। तो इन दोनों को चाहे तो ध्यान रखें। फिलहाल ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। इसमें देखिए जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका 31वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसे किस वर्ष के अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था? तो एक चीज़ पहले ये ध्यान दीजिएगा कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए जो इसका स्टैट्यूट बना था, यानी कि लॉ, वो था कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, इसके माध्यम से जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। तो इसमें बी विकल्प को चुनेंगे और ये ध्यान रखिए वर्तमान में जो चेयरपर्सन है इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, रेखा शर्मा, ठीक है। ये लगातार 2018 से इसकी चेयरपर्सन है। नेक्स्ट है 15वें मेंस हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने किस देश को हरा करके जीता है? तो अभी ये ध्यान दीजिएगा, मेंस वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप जो है, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ओडिशा, ठीक है, जनवरी में। और इसमें जीता है कौन? जर्मनी। ये इनका तीसरा विश्व कप है और मतलब जीतने वाला, और इन्होंने टीम जो हराई है वो बेल्जियम को हराया है। हाल ही में भारत ने किस देश को हरा करके आईसीसी अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 जो है इसको जीता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, अंडर 19 जो T20 वर्ल्ड कप है वुमेन्स का, ये ऑर्गेनाइज किया गया था साउथ अफ्रीका में और भारत ने हराया था इंग्लैंड को, ठीक। इंडिया जीता है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट जिसका नाम होता है भारत पर्व, एक प्रकार का म्यूजिकल और कल्चरल इवेंट होता है, ठीक है। फूड कोर्ट वगैरह भी होती हैं और जो परेड में राजपथ पे, जो पहले राजपथ था अब कर्तव्य पथ है, उस पर जो झांकियाँ वगैरह निकलती हैं वो सब वहाँ पे डिस्प्ले की जाती हैं इन 6 दिनों के लिए। तो उसका एक इवेंट जो है ये रेड फोर्ट लॉन में आयोजित किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को किसने मापा था? सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ हमने पहले भी आपको बताया है कि ये अराउंड जो है 40,000 प्लस किलोमीटर्स की है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में जो पहला नाम आता है ये एराटोस्थेनीज, ठीक है। ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन और जियोग्राफर थे, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र का संपादन किसने किया? तो पत्र क्या, न्यूज़पेपर कह लीजिए, ठीक है। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा फाउंड किया गया था इंडिया हाउस, ठीक है, लंदन में 1904 में। तो एंटी कॉलोनियल कह लीजिए थॉट्स के साथ एक ये न्यूज़पेपर जो है इसको भी स्टार्ट किया गया और वही इसको जो है स्टार्टिंग में एडिट करते थे। तो विकल्प ए जो है इसको चुनेंगे। कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है। इसका स्वर्ण जयंती अधिवेशन जो 50वें वर्ष में होता है, गोल्डन जुबली सेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हुआ था फैज़पुर में, अध्यक्ष थे इसके जवाहरलाल नेहरू। आप जरा हमको ये बताइए कि 50वां अधिवेशन ये किस वर्ष में हुआ होगा, कमेंट करिए जरा इसको। अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट दल वायसराय कौन थे इस समय, उनसे शिमला में मिला। तो ये जो डेपुटेशन यहाँ पे हिस्ट्री के इवेंट में आप पढ़ते हैं,
आगा खान और लगभग 35 लोगों का एक जो समूह है ये इनसे मिला था वायसराय लॉर्ड मिंटो, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो कर्जन थे उनका 1905 तक था कार्यकाल, तो 6 में लॉर्ड मिंटो का है। द फिलॉसफी ऑफ द बम ये टाइटल है बुक का, ठीक है, इसको किसने लिखा था? तो भगवती चरण वोहरा जो है ये फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है और 1930 में इनकी मृत्यु होती है। और रीज़न भी ये था कि जो है एक एक्सप्लोजन होता है जब ये एक बॉम्ब को टेस्ट कर रहे थे, है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उससे पहले ये पुस्तक इनके द्वारा जो है लिखी गई है। सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से एक महिला रेजिमेंट बनाया था? ठीक है, तो जो कह लीजिए आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत एक ये वुमेन्स रेजिमेंट बनी अलग से, वो रानी झांसी जो थी इनके नाम पे थी, ठीक, तो डी विकल्प को चुनेंगे। आगे है ठक्कर बापा ने मुंबई में भील सेवा मंडल की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो पहले भी हमने इनके बारे में बात की है, ठक्कर बापा के बारे में। इनका पूरा नाम था अमृतलाल विठलदास ठक्कर, ठीक है, और लोकप्रिय रूप में ठक्कर बापा के नाम से जाने जाते थे। तो एक प्रकार के सोशल वर्कर और अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल कह लीजिए इन द रीजन ऑफ जो वर्तमान का आपका गुजरात स्टेट है, यहाँ के रीजन में संबंधित थे ये। और 1922 में इन्होंने जो है ये भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। भील एक ट्राइब है, आप जानते ही होंगे। आगे है महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे शॉर्ट फॉर्म में आप जानते होंगे। तो इनके द्वारा दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये एक पहला मान के चलिए कि उस टाइम पीरियड में ऐसा इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया था जिसने वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड की सबसे पहले, ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1884 में, है ना, ये थे और कुछ लोग और थे इनके साथ। देखिए यहाँ पे जो भी जैसे हम ये इंस्टीट्यूशंस के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, इनमें एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, इसकी पूरी जो लिस्टिंग है ना, अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो आपको मिला होगा। इसकी आपको ना हर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जर्नल्स हैं या कह लीजिए ग्रुप्स हैं, इनके ईयर याद होने चाहिए। UPPSC आयोग ऐसे 3-4 पूछ के ईयर दे देगा, आपको क्रोनोलॉजी लगानी होगी, ठीक है, तो वहाँ पे ईयर से याद होना, कम से कम अगर 1-2 का याद होगा तो वहाँ पे उत्तर मिल जाता है, ठीक। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा भी एग्जाम आपका नज़दीक अगर रहा है तो सीरियसली देखिएगा। आगे है किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है इनमें से किस माध्यम से? ठीक है, तो जो कह लीजिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए किसी कंट्री का, तो पर कैपिटा इनकम वहाँ पे किसी व्यक्ति की रेफरेंस में क्या है ना, उसको वन ऑफ द बेस्ट जो कह लीजिए रिफ्लेक्शन मान सकते हैं हम। आगे है भारत में सीमांत जोत का आकार कितना होता है? मार्जिनल लैंड होल्डिंग की बात करें तो मार्जिनल लैंड होल्डिंग और मार्जिनल फार्मर, है ना, दोनों को इससे हम समझेंगे। ऐसे एरियाज मतलब ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम एरिया है ना, खेत जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है, ठीक, तो उनको कंसिडर करते हैं मार्जिनल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा उत्तर इसका। थोड़ा और देख लेते हैं 1-2 चीज़ें। इसके बाद स्मॉल की कैटेगरी आती है, तो जिसमें स्मॉल में 1 से 2 हेक्टेयर हम देखते हैं, तो ये वाला जैसे हो गया। फिर आएगा सेमी मीडियम जिसमें 2 से 4 हेक्टेयर वाला एरिया होता है, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। 5 हेक्टेयर जो लिखा हुआ है, तो 4 से लेकर के 10 की जो कैटेगरी होती है वो मीडियम जो है कह लीजिए लैंड होल्डिंग की होती है, और 10 से ऊपर जो होते हैं वो लार्ज होल्डिंग कह सकते हैं या फिर लार्ज फार्मर कह सकते हैं, ठीक। इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इन विकल्पों में जो नदियाँ लिखी हैं उसके संदर्भ में ये देखना है कि लंबाई के अनुसार सबसे छोटी कौन सी है। तो देखिए सबसे लंबी होती है इसमें गोदावरी नदी, ये लगभग देखेंगे हम, एक रफ आंकड़ा बता रहे हैं, एक बार चाहें तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। गोदावरी ऑलमोस्ट जो है 1450 किलोमीटर इसका लेंथ है। नर्मदा जो है ये भी लगभग 1300 के आसपास है। महानदी करीब 900 किलोमीटर है, और तापी सबसे कम है, ये अराउंड 730 या 50 के आसपास ऐसे कुछ है, ठीक है। एक बार प्लीज़ इसको कंफर्म कर लीजिएगा। तो तापी इसमें सबसे कम है जो। नेक्स्ट है मरकैबो किस देश का एक तेल बंदरगाह है, ठीक है। तो ऑयल के रिजर्व्स जो है काफ़ी पाए जाते हैं वेनेजुएला में, और नेचुरल गैसेस के भी। तो ये वेनेजुएला का ही जो है 2nd लार्जेस्ट सिटी भी है इसी नाम से, ठीक है, मरकैबो, और साउथ अमेरिका में है, ये आप जानते होंगे। और इसकी कैपिटल क्या है वेनेजुएला की? कैरेकस, ठीक। आगे है माउंट रेनियर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये है आपका यहाँ US में, ठीक है, वॉशिंगटन का जो रीजन है। अब देखें कैस्पियन सागर से किस देश की सीमा नहीं लगती है, ये बताना है। तो मैप में इसको देख लीजिएगा, फिर भी बता देते हैं आपको। ये जो है
अजरबैजान इधर है, ठीक है, फिर ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, है ना, आर्मेनिया इसमें नहीं होगा, ठीक। ये 5 देश जो हैं इससे लगते हैं कैस्पियन सागर से। इसमें देखें किस सागर में माल्टा स्थित है, तो माल्टा एक जो है आइलैंड नेशन है कह लीजिए। देखेंगे मेडिटेरियन सी जो है यहाँ पे इटली और इधर जो है ट्यूनीशिया है ना, इनके मध्य जो है यहाँ पे ये बीच में है। एक बार मैप में इसको भी लोकेट कीजिए। अब है कि लाल सागर से किस देश की सीमाएं नहीं लगती हैं, तो जाहिर सी बात है कजाकिस्तान, अगर मैप आपको पता हो तो ये तो कैस्पियन सागर के उधर है ना, तो ये ऑड हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिए इजिप्ट है इधर से, ठीक है, इसको मैप में देखिएगा। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया हो गया आपका, यमन, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, है ना, ये सब जो है इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। आगे है फरक्का बैराज किस नदी पर बनाया गया है, तो वेस्ट बंगाल में है ये, मुर्शिदाबाद के रीजन में आप देखते हैं ना, गंगा पे। इसमें देखिए जैन आचार्य तारण स्वामी द्वारा किस उप संप्रदाय की स्थापना की गई थी, तो जैनिज्म से संबंधित थे जो है आपके तारण स्वामी। ये अराउंड 15th सेंचुरी के आसपास जो है पॉपुलर थे, और ये जो है तारणपंथी जो सेक्ट है इन्होंने इसकी स्थापना की थी, जो जैनिज्म का कह लीजिए एक सब सेक्ट है ना, और एसोसिएटेड था ये दिगंबर जो कॉन्सेप्ट है जैनिज्म का उससे, ठीक। तो डी विकल्प हमारा करेक्ट है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कह लीजिए, ठीक है, तो इसके लेखक हैं ये मेघनाद देसाई, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं इंडियन ओरिजिन के, ठीक। आगे देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना, ठीक, इसका स्कीम का नाम ध्यान रखेंगे कि पहले इसको किसने स्टार्ट किया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया है। तो इसको अनाउंस किया गया है, इसके तहत लाडली बहनों को कितने रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, तो यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कैटेगरी जो महिलाओं को है ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने की दिशा में 1000 रुपये जो है प्रति माह दिया जाएगा। इसमें है 1 फरवरी 2023 से भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख है ना, वाइस चीफ की भी एक पोस्ट होती है, तो चीफ कौन है इसमें, विवेक राम चौधरी जी, और नए ये जो वाइस चीफ के लिए अपॉइंट हो गए हैं अमरप्रीत सिंह। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है, तो न्यू दिल्ली में जो कर्तव्य पथ पे परेड होती है उसमें फर्स्ट प्राइज मिला है उत्तराखंड की जो झांकी है, सेकंड पोजीशन पे महाराष्ट्र था, थर्ड पोजीशन पे आपका उत्तर प्रदेश था, ठीक। इनके भी क्रम को ध्यान रखिएगा। अब 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में ही भारतीय सेना की किस रेजिमेंट को तीनों सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का खिताब दिया गया है, तो जो भी हमारी फोर्सेस हैं उनकी जो ये ऐसे टुकड़ियां होती हैं इस पे परेड करती हैं, ठीक, तो उसमें सबसे बेस्ट का खिताब जो मिला है आर्मी की जो ये पंजाब रेजिमेंट है ना, इनको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश की वंचित लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए आरोहिणी पहल शुरू की है, तो यहाँ पे इनिशिएटिव का नाम ध्यान रखिएगा। इसको स्टार्ट किया गया है जो है समग्र शिक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, ठीक। हाल ही में मेटा है ना, मेटा कंपनी आप जानते होंगे फेसबुक जो है उसकी पेरेंट कंपनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब की, तो इन्होंने किसको भारत में वैश्विक व्यापार कारोबार समूह का निदेशक नियुक्त किया है, डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल ट्रेड बिजनेस ग्रुप इन इंडिया, तो इंडिया के रेफरेंस में जो इनका एक कह लीजिए सेगमेंट है उसमें अपॉइंट किए गए हैं विकास पुरोहित, तो यहाँ बस नाम ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। इसमें है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस राज्य में नहीं फैला हुआ है, तो देखिए ये ऐसे ट्राई जंक्चर बनाता है, इसमें आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है ना, इसको चाहे तो मैप में एक बार देख लीजिएगा, हरियाणा इसमें और हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में बना था, तो उसमें अनुसूचियां दी हुई हैं और उसमें कुछ प्रावधान है वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन से संबंधित, तो जैसे यहाँ पे अब 2 सूचियां लिखी हैं, पहला और तीसरा, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जिन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज या फिर एनिमल्स के बारे में, ठीक है,
क्या सुरक्षा के प्रावधान है या कहाँ पे क्या चीज़ आप हंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर शेड्यूल 1 में देखेंगे तो इसमें जिन चीज़ों के को मेंशन किया गया है ना, उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्राप्त है, यानी कि उनको जो है आप कुछ भी करते हैं तो उसके लिए आपको दंडित किया जाएगा, ठीक। और शेड्यूल 3 में जो है कि जो दंड निर्धारित किए गए हैं शेड्यूल 1 में जो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन के संबंध में है ना, तो तीसरी में कुछ ऐसी मतलब स्पीशीज के बारे में वहाँ पे कह लीजिए छूट प्रदान है, लेकिन जो उसके शेड्यूल 1 के रेफरेंस में है दंड यहाँ पे कम है। देखिए ये ऐसे समझ में बहुत नहीं आएगा, प्लीज़ इसकी जो 5-6 ये पूरी शेड्यूल है ना, उसको एक बार अपने नोट्स में से पढ़ लीजिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसमें तो दोनों ठीक हैं। इसमें देखिए समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी क्षेत्र विशेष में क्रमिक रूप से परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। इस कॉन्सेप्ट को प्लीज थोड़ा इकोलॉजी में पढ़िएगा, यूपीपीएससी में ये पहले पूछा जा चुका है इसके बारे में। सीयर बोलते हैं, ठीक है, सी विकल्प करेक्ट होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे सक्सेसिव चेंज होता है कम्युनिटीज, आप जब इकोलॉजी में पढ़ते हैं या कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब ये सीयर के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसमें आप देखेंगे कि सक्सेसिव जो स्टेजेस होते हैं इसमें, तो डाइवर्सिटी स्पेशीज़ की जो होती है उसमें चेंज होता है ना, नंबर ऑफ स्पेशीज इंक्रीज भी होते हैं और बायोमास में भी चेंजेस होते हैं, उसके संबंध में ये टर्म जो है यूज़ होता है। तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखिएगा। इसमें देखिए मछली पकड़ने के विनाशकारी तरीकों को चुनना है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट जो लिखे हैं तीनों ही होते हैं। बॉटम ट्राउल में क्या होता है कि जैसे बहुत ढेर सारे जो नेट्स होते हैं, है ना, मतलब मशीन लेवल पे काफ़ी बड़े एरिया में इसको जो है स्प्रेड किया जाता है, तो उसके माध्यम से जो मछलियों को पकड़ने की विधि होती है उसको बोलता है, ठीक है। दूसरा है जो साइनाइड फिशिंग, तो इसमें क्या होता है कि सोडियम साइनाइड जो है उसको डाला जाता है पानी में और मछलियाँ उसके माध्यम से जो है मर जाती हैं, फिर उनको कैच किया जाता है। और डायनामाइट फिशिंग में क्या है कि ये डायनामाइट या फिर और जो उससे संबंधित एक्सप्लोजिव्स होते हैं उसको अंडर वाटर, ये सब मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे जो बड़े बड़े जैसे चाइना वगैरह ये सब करते हैं ना मछली पकड़ने का काम, तो उसमें यूज़ करते हैं ये, ठीक है। तो तीनों ही जहाँ तक है डिस्ट्रक्टिव फिशिंग के एग्जाम्पल्स हैं हमारे, तो इनके नाम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी जैसे 1-2 टर्म कई बार आता है कि एक होता है घोस्ट फिशिंग, इसको भी चाहे तो पढ़ लीजिएगा। एक होता है बाई कैच, है ना, ये सब टर्म्स इसमें इकोलॉजी में पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। इसमें देखिए थर्मल पावर प्लांट से आने वाली फ्लाई ऐश में कौन सी गैस होती है। तो जैसे एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट्स एग्जांपल ले लीजिए, तो इसमें यहाँ पे जो 3 चीज़ें लिखी हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अलावा जैसे फेरिक ऑक्साइड होता है ना, तो ये सब के सब इसमें फ्लाई ऐश में शामिल होते हैं जो एक तरीके का पॉल्यूटेंट है। इसमें देखिए किसे भारत में मानदंड प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट, तो हमारा ये जो है सेंट्रल एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, ठीक है, इनके द्वारा एक पब्लिश किया जाता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। उसमें जो हमारे पॉल्यूटेंट्स बताए गए हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर को मोस्टली जो पॉल्यूट करते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे क्राइटेरिया पोल्यूटेंट कहा जाता है। इसमें देखें तो यहाँ पे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बच गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, ओजोन, ये सब जो है क्राइटेरिया पोल्यूटेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब देखिए इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉनिक के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले ई कचरे के प्रमुख स्रोत हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में देखते हैं आप जो वेस्टेज होते हैं, है ना, ई वेस्ट के रूप में आप जिन्हें जानते हैं, तो अब ई वेस्ट प्रोड्यूस करने में जो यहाँ पे कौन कौन से ये सोर्सेज जो हैं यूज़ होते हैं इस इंडस्ट्री में जो आगे चल करके ई वेस्ट बन रहे हैं। तो मरकरी यूज़ होता है, क्रोमियम, रेयर अर्थ एलिमेंट, है ना, सिलिकॉन, ये सब तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते ही हैं, तो सारे हो जाएंगे। अब इसमें देखें कौन सा रेडियोधर्मी प्रदूषण का मानव निर्मित स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म्स ध्यान दिया करिए, इसमें रेडियोधर्मी प्रदूषण के दोनों कारक हैं, परंतु जो भूपरपट्टी यानी कि हमारा जो अपर लेयर है अर्थ का अर्थ क्रस्ट, इसमें जो मौजूद रेडियो न्यूक्लाइड से स्थलीय विकिरण होता है, तो यहाँ पे टेरिटोरियल रेडिएशन जो ये हो रहा है ये तो नेचुरल होता है, ठीक है। और जो यूरेनियम माइनिंग की जाती है, ठीक है, तो वो इंसान ही तो करते हैं, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो सिर्फ दूसरा जो है ना, ये रेडियोधर्मी प्रदूषण का मानव निर्मित स्रोत है। इसमें देखिए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो आपको याद होना चाहिए वाटर जो ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट बना था 1974, तो उसी के बाद ये सेस वाला एक्ट भी इसी में एक अलग से बनाया गया
7 में। इसका उद्देश्य क्या था कि सर्टेन कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी, है ना, जो कह लीजिए हमारे वाटर को जो है जो एक तरीके से पल्यूट ही कर रही हैं, ठीक है। तो उस पर जो है एक टैक्स के रूप में होता है सेस, है ना, आप जानते होंगे। तो सेस लगाने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। इसमें कुछ एनवायरमेंटल डेज लिखे हुए हैं, कब होते हैं तो कौन सा गलत है ना। तो पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को, ये वाला गलत है, बाकी सब ठीक है, एक बार देख लीजिए। इसमें सही कथन को चुनना है। दोआब टर्म के बारे में आपने सुना होगा, ठीक। क्या होता है दोआब को? अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में कि भारत और पाकिस्तान में दो अभिसारी यानी कि मिलती हुई नदियों के बीच स्थित, जैसे एक नदी इधर से आ रही है, एक इधर से, तो ये बीच के जो एरिया है इनको दोआब के रूप में जाना जाता है, ठीक। और एक जेक दोआब है, ठीक है। तो आप नॉर्दर्न रीजन में देखते हैं इंडिया के कि झेलम और चिनाब नदी जो है इनके बीच जो स्थित है जेक दोआब है, तो ये भी ठीक है। अब इसमें देखिए कौन से जो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स लिखे हुए हैं गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि जो एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट होते थे, है ना, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तो उसमें गोंडवाना लैंड के जो पार्ट हैं साउथ अमेरिका, मोस्टली ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर या फिर जो नीचे के पार्ट आप देखते हैं यही होते थे, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इसके अलावा जो अफ्रीका है और इधर मेडागास्कर आइलैंड जो आप देखते हैं, ठीक है, तो सारे ही जो हैं ये गोंडवाना लैंड में थे। अंगारा लैंड में क्या क्या था, अच्छा जरा कमेंट करके बताइए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी कि महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, ये आप जानते होंगे। तो जर्मन जो है ये मेटेरियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने दिया था 1912 में, ठीक है। जो वर्तमान में आप कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की ये देखते हैं ना पोजीशन, उसके रेफरेंस में ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको डिटेल में पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखें प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता इसमें से कौन कौन सी है, ठीक है। तो साउथ इंडिया में मोस्टली जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, जो नदियां हैं हमारी, इनका प्रवाह का एक निश्चित जलमार्ग है, जो मेंडर्स की संरचना बन जाती है। जैसे आप ये हिमालयन रिवर्स को देखिए, तो ये आती हैं तो ऐसे कुछ आकृति बनती है ना मेंडर्स, तो ये इन नदियों में अनुपस्थिति होती है, ठीक है। और पानी का गैर बारहमासी प्रवाह, क्योंकि सीजनल बेसिस पे आप देखेंगे इनमें जो है वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि ग्लेशियल रिवर्स में जो है वो आप देखेंगे तो बारहमासी वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। तो तीनों ही हमारे फीचर्स हैं इसके, डी विकल्प को चुनेंगे। इसमें 3 नदियां हैं, कौन सी? सिंधु नदी की दाहिने किनारे यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। तो ये हैं खुर्रम और तोची। चेनाब जो है ये लेफ्ट बैंक है, ठीक। इसको मैप में एक बार चाहे तो देख लीजिए। इसमें गंगा नदी प्रणाली के बारे में सही स्टेटमेंट देखना है। तो देखिए इसमें बारहमासी और गैर बारहमासी दोनों प्रकार की नदियाँ शामिल हैं, ये तो ठीक है, क्योंकि कुछ जो है हिमालयन सोर्सेज हैं उसके, और जो इधर आप मध्य भारत में देखते हैं, जैसे ये आपका एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जैसे कौन सा हो जाएगा, सोन वगैरह ले लीजिए, है ना, या इधर बिहार के रीजन में जो नदियां हैं, तो ये सब क्या है, ये सब गैर हिमालयी हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें गैर बारहमासी सोर्स, अभी इससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन ऊपर ही देखा था, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मानसूनल और इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उससे जो पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें केवल हिमालय से निकलने वाली नदियाँ शामिल हैं, तो यही तो गलत हो गया ना, क्योंकि मध्य भारत से निकल रही हैं कुछ, तो ये हिमालय यहाँ पे थोड़े ना है, तो सिर्फ पहला सही हो जाएगा। इसमें देखिए अनाच्छादन प्रक्रियाओं के संबंध में जो युग्म दे रखे हैं और उनके जो प्रेरक बल हैं, है ना, उसके साथ उसको सुमेलित करना है। तो इसमें आप ये पढ़ लीजिएगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी में बाकायदा जो है चित्र वगैरह भी इसके दिए हुए हैं, डेनुटेशनल प्रोसेस जितने भी हैं, तो इसमें विदरिंग, मास मूवमेंट और ये इरोजन, है ना। तो देखिए अब जैसे क्या है, अपक्षा को देखते हैं, यानी कि हमारा जो विदरिंग है, तो इसमें क्या पॉजिटिव इसका कह लीजिए, मतलब जो ड्राइविंग फोर्स से क्या होता है, ये केमिकल एक्शंस की वजह से होता है, तो एक्स लिखा है ना, तो एक्स का हो जाएगा दूसरा। मास मूवमेंट यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में जो पूरा एरिया एक तरीके से उसका ये स्पेशली जो माउंटेनियस रीजन में मूवमेंट होती है इसकी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, है ना। तो वाई का हो जाएगा 3 और बच गया जेड, अपर्दन, इरोजन। तो इरोजन क्या होता है आपका, जो होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, तो 1 हो जाएगा इसका। तो कौन सा पेयर बनेगा इसमें, सी वाला, ठीक। ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, है ना, ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो प्लीज इनको डिटेल में देखिएगा एक बार, ठीक। तो आज के वीडियो में समाप्त कर रहे हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन देख लीजिए, जो पूछे गए हैं प्लीज उसको कमेंट करके बताइए। कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।